इवेल्युएशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए इसका मतलब क्या है। आप जानते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट किसको कहते हैं? एचआर डिपार्टमेंट को कहते हैं। इसको कहते हैं एचआर डिपार्टमेंट को कहते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके डेवलपमेंट की बात चल रही है। देखिए इस चैप्टर के अंदर कॉर्पोरेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कॉर्पोरेट का कल्चर है, कॉर्पोरेट की जो कस्टमर को लेके सर्विस है, ठीक है, कॉर्पोरेट में जितने डिपार्टमेंट होते हैं उन सबके ऑडिट के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हमें इवैल्यूएशन करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमें बोला गया है मार्केट चेंजेस रिक्वायर कंटिन्यूअस इनोवेशन। जिस तरीके से मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उस तरीके से हमें हर टाइम कुछ ना कुछ नया नया करना रहता है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें टाइम टू टाइम सब चीजें बदलनी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस इम्प्रूवमेंट में हमारे ह्यूमन रिसोर्स को लेके हमें क्या डेवलपमेंट करने हैं वो देखना है। पहला पॉइंट बोला गया है एफिशिएंट एंड टारगेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। हमारे स्टाफ का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, उतना हो रहा हो और उसके लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज बनाई जा रही हो, टारगेट सेट किए जा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कैसे? सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स। आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम हम ऑब्सोलेट होते रहते हैं, हमारी जो नॉलेज है वो भी कई बार ऑब्सोलेट होने लग जाती है। आज हमें टैली का नॉलेज है, कल को अगर टैली से बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो हमारा वो नॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा, हमें उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि ईआरपी आ गया तो ईआरपी में हमें करना पड़ेगा, सेप आ गया तो सेप में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की हमें जानकारी है वो अगर ऑब्सोलेट हो गई तो हमें अपने आप को भी उसके हिसाब से आगे चेंज करना पड़ेगा। तो वो इसीलिए बोला गया है कि जो हमारे एम्प्लॉय है, जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे मैनेजर्स है, उनको सिस्टमेटिकली ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि आज जो उनमें क्वालिटी है वो और जो फ्यूचर में हमें उनसे क्वालिटी चाहिए वो दोनों को मैचअप किया जा सके। ठीक है, आप जानते हैं आने वाला टाइम सारा ऑनलाइन का टाइम आने वाला है। ठीक है, काफी हद तक आ भी गया है और आने वाला और भी है। तो ऐसे टाइम पे आपको अपने स्टाफ मेंबर्स को इस चीज के लिए तैयार रखना होगा कि वो ऑनलाइन सारी प्रोसेस कर सके, समझ सके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट के अंदर बोला गया है कि इंडिविजुअल ग्रोथ भी देखनी है और साथ ही साथ कॉर्पोरेट ग्रोथ भी देखनी है। अगर आप एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉय की ग्रोथ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय खुश तो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिक फायदा मिल जाएगा। लॉन्ग रेंज इन नेचर, पर्सनल का डेवलपमेंट करना एक लॉन्ग रेंज मेथड है, एक लॉन्ग रेंज एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है एक बार हमने कर दिया काम खत्म, ये चलती रहेगी, लंबे टाइम तक चलेगी, तो इसलिए इसको लॉन्ग रेंज मेथड बोला गया है। ठीक है, इट एम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज के डेवलपमेंट में बोला गया है? इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी अच्छी आए, वो कंपनी के लिए लॉयल रहे और हार्ड वर्किंग करता रहे। तो इस चीज के लिए हमें उसको इंकरेज करना है। ठीक है, हमें उसको बूस्टअप करना है टाइम टू टाइम, चाहे वो बोनस दे के बूस्टअप किया जाए, ट्रेनिंग दे के बूस्टअप किया जाए, ठीक है, उसका ख्याल रख के बूस्टअप किया जाए। तो कई मेथड होते हैं जो आपने मैनेजमेंट के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि सारी जितनी भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ऑल एक्टिविटीज वो की जाती है किससे? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल। ठीक है, पर कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों के लिए करते हैं और कुछ लोगों के साथ मिलके करते हैं। तो इसलिए जो हमारा मैन पावर है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, तो उसको हमें डेवलप करना है। ठीक है, तो ये तो पर्सनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, मतलब बताया गया कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब हमें इवैल्यूएशन करना है, तो इवैल्यूएशन करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए कि हम किसी चीज को अच्छा कहें बुरा कहें, तो उस चीज के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो हम देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग का मतलब
कि हमें ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन को जितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्लान करके चलती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्लान करके चलती है। एसर्टेनिंग मैन पावर नीड, ऑर्गेनाइजेशन ये पता लगाती है कि भाई मुझे कितने लोगों की जरूरत है इन फ्यूचर, ठीक है, ताकि उनको पहले से ही तैयार किया जा सके। मान लीजिए कंपनी कहती है कि अगले साल हमें 4 मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, तो उन 4 लोगों को जो एजुकेशन देनी है या कोई ट्रेनिंग करवानी है तो वो अभी से करवाई जा सके, ठीक। तो इसलिए पहले से ही नीड का पता लगा लिया जाता है, ठीक है। Ascertaining the difference between the future needs and existing talent, मुझे पता है कि मेरा एक एम्प्लॉई है, बहुत ही लॉयल है, बहुत अच्छा काम करता है, बेस्ट एम्प्लॉई है, ठीक है, और मुझे उसको अगले साल हमारी कंपनी का चीफ मैनेजर बनाना है। तो मैं देखूंगा कि आज मुझे उसके टैलेंट में जो है उससे और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, और उसके हिसाब से मैं उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि जब मुझे उसकी जरूरत हो एज ए मैनेजर तो मैं उसको यूज कर सकूं, मैं उसको वहां पे अप्लाई कर सकूं। तो इसलिए मुझे उसके इम्बैलेंस को खत्म करना है, उस गैप को फिलअप करना है जो उसके अंदर रहेगा। आगे लिखा है अडोप्ट सुटेबल प्रोग्राम फॉर रिक्रूटमेंट, जब हम लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, जिसमें इंटरव्यू लेना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें होती है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इन सब के लिए आपको पहले से एक सुटेबल प्रोग्राम बना के चलना चाहिए, ठीक है, जिससे प्रॉपरली इस ड्यूटी को डिस्चार्ज किया जा सके, ठीक। तो जब हम पर्सनल डेवलपमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है इसका इवैल्यूएशन करेंगे जब हम, तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि आपने प्री प्लानिंग की या नहीं की, आपके पास जो पहले से आप देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बातें, क्या आपने कोई सुटेबल प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया, इन सब के ऊपर, इन सब के आधार पे ये बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से इस एक्टिविटी को मैनेज किया है। ओके, हाँ दक्षिता, ये लास्ट टॉपिक है रेशियो के अलावा, इसके अलावा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है आपका, रेशियो एनालिसिस। ओके डन। आगे आते हैं स्कोप ऑफ पर्सनल फंक्शन। अब देखिए पर्सनल फंक्शन का स्कोप क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो वही जो अभी हमने देखी वैसे, और जैसा आप जानते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या क्या फंक्शन आते हैं। इसके अंदर आप कहेंगे कि ह्यूमन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके हिसाब से लोगों को हायर करना, उसके हिसाब से उनको रिक्रूट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको मेंटेन करना, वो सारे काम इसमें अंदर कवर होंगे। इट कंसर्न विद द एम्प्लॉय, किसके साथ कंसर्न है, एम्प्लॉय के साथ, चाहे वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो और चाहे ग्रुप हो, ठीक है, कहीं हमारे पास एम्प्लॉय इंडिविजुअली होते हैं और कहीं ग्रुप में होते हैं, जैसे लेबर वगैरह होती है वो ग्रुप में होती है, तो उनको हैंडल करना इसमें अंदर आता है। इसके अंदर हमें करना क्या है, उन लोगों के अंदर एफिशिएंसी, लॉयल्टी और हार्ड वर्किंग की स्किल्स को जनरेट करना है, बूस्टअप करना है, ठीक है, और कैसे वो मैक्सिमम हम उनको सेटिस्फाइड कर सकें, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करेंगे तो वो हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, तो ये फंक्शन के क्राइटेरिया बताया गया है कि पर्सनल फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे काम इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फंक्शंस। अब किन चीजों से मिलकर ये फंक्शन बनता है, आपने कह तो दिया कि पर्सनल फंक्शन करना है, इन चीजों को काम करना है, पर कैसे, तो उसके लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे बोल सकते हैं क्या क्या टास्क करने पड़ेंगे, वो देख लो। पहला बोला गया कंटिन्यूअस रिव्यू, आपको कंटिन्यूअसली रिव्यू करता रहना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के काम का, कि ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसा चल रहा है।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा। वापस स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंटिन्यूस रिव्यू। पहला टास्क है हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशंस है उनका कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, कब कब चाहिए और क्या क्या क्वालिटी के चाहिए। ठीक है, तो उनका हम पहले से ही एस्टिमेशन करके चलेंगे। फोरकास्टिंग का मतलब आप जानते ही हैं, फ्यूचर नीड को पता लगाना। आपने एक चैप्टर पढ़ा था ओएमएस के अंदर, फोरकास्टिंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये काम करना है। नेक्स्ट बोल रहा है अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग, किस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और हमारे एम्प्लॉय के लिए बेस्ट सुटेबल हो, तो वो हमें चेक करना है। मेजरिंग, रेटिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। आपको टाइम टू टाइम अपने सारे स्टाफ मेंबर्स का इवैल्यूएशन करना होता है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है, किसकी ट्रेनिंग करवानी है और किसकी ट्रेनिंग नहीं करवानी है। ये सब चीजें आपको इस बात से पता लग जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन, जिस तरीके का जिसका काम हो उसको उस तरीके का रेम्यूनरेशन मिल जाए और टाइमली मिल जाए, इस बात को भी इंश्योर आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज रिलेटिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। इसमें जैसे आपने अपने जो एम्प्लॉय है, जो आपके वर्कर्स है, उनका आपने इंश्योरेंस करवा दिया। ठीक है, आपने उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा दिया, आपने उसका पीएफ में पैसा डाल दिया। ठीक है, इसके लिए आप स्टाफ वेलफेयर के खर्चे करते हैं, तो ये सब चीजों का भी ध्यान में रखना होता है। ये भी फंक्शन किसका है, पर्सनल फंक्शन के अंदर ही एक पॉइंट आता है। नेक्स्ट, आपको इस तरीके से अपना सिस्टम डिजाइन करना है, अपना कंट्रोल डिजाइन करना है इस तरीके से कि आप अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी जानकारियों का डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। ठीक है, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट कर सकें। इस तरीके का एक सिस्टम आपको डिजाइन करना है। समझ गए? चलिए, यहाँ तक बोलिए, कोई डाउट है तो बोलो, एक बार रीड करना चाहो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर कर देता हूं मैं, आप रीड करना चाहो एक बार कर लो इस पूरे को। पूरा एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी बातें कही गई है कि हमें उनको कैसे क्या क्या करना है। बोल लीजिए, क्लियर है यहाँ तक? आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दी नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए।
बोलिए भाई, हो गया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। देखो, कंज्यूमर सर्विस का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसकी ऑडिट करवाते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि मेरा कस्टमर मेरे से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो बताइए, आपका कस्टमर कब सेटिस्फाइड होता है? ये सारी चीजें देखो लॉजिकल है, जरूरी नहीं है आपने पढ़ा है तो ही आप आंसर कर सकते हैं, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए, कस्टमर कब खुश होता है? जब उसके लिए अवेलेबल हो, सही जगह पे सही चीज सही रेट पे अगर अवेलेबल है तो कस्टमर खुश। राइट क्वालिटी, देखिए हाईलाइट कर दिया है मैंने, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस। सही चीज सही कीमत पे सही वक्त पे आपको अगर मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, आप उस कंपनी से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज चेक करवानी है आपको कि क्या मेरा प्रोडक्ट सही क्वालिटी का सही तरीके से सही टाइम पे और सही रेट पे मेरे कस्टमर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, मैं पढ़वा देता हूँ आपको। द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन्स द एग्जामिन एंड अप्रेज द मैनेजमेंट on these aspects of services. It is therefore an audit of public responsibility of business enterprises in relation to customer and it's a part of social audit. ठीक है, सोशल ऑडिट पूछा जाए तो भी आप ये चीज लिख सकते हैं उसमें, ये उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, सोसाइटी के टुवर्ड्स आप क्या चीजों को इंश्योर करना चाहिए, वो चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। आई होप क्लियर होगा। चेकलिस्ट में बोला गया है कि प्रोडक्ट रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है और जनरल कंसिडरेशन, इन सब चीजों को आप चेक करेंगे जिससे आप इंश्योर हो पाएंगे कि आप कस्टमर को बेटर सर्विस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, आपका कस्टमर आपसे खुश है या नहीं है। बोलिए, समझ में आ गया ये कंज्यूमर सर्विस ऑडिट? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ऑडिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, पर इससे भी बेटर नाम मैं इसको दूंगा एनवायरमेंटल ऑडिट। इससे भी आगे नाम दूंगा मैं इसको एनवायरमेंटल ऑडिट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल ऑडिट। तो आपको एनवायरमेंटल ऑडिट के नाम पे इसी का आंसर लिखना है। ठीक है, अब ये है क्या, आपको याद होगा कि हमने एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था 14, कौन सा था? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ा था हमने, याद हो तो कौन सा था? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉल्यूशन का था, बिल्कुल। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी बातें की गई है कि देखिए एनवायरनमेंट का मतलब क्या, एनवायरनमेंट का मतलब वो एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, कोई भी एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ है, ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ है, वो सारा क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि लोगों ने टाइम टू टाइम लोगों ने अपनी प्रोग्रेस करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर दी। ऐसा आप भी समझते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, प्रकृति के साथ हमने बहुत छेड़छाड़ कर दी, हमने पहाड़ों को काट दिया,
हमने नदियों को गंदा कर दिया, ठीक है, पोल्यूटेड कर दिया सब चीजों को, पेड़ों को काट दिया हमने। तो ये बोल रहा है कि प्रोग्रेस करने के चक्कर में मैन हैज प्रोड्यूस्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ठीक है, हजार्डियस मतलब खतरनाक, और इरिवर्सिबल जिनको वापस चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसे कई चेंजेस हमने कर डाले हैं। ठीक है, ऐसे हमने कई चेंज कर डाले हैं। क्यों हमने इसलिए किए? ताकि हम हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी जो फैसिलिटीज है, उन सब चीज को बढ़ा सकें। तो उन सब चीज को बढ़ाने के चक्कर में हमने इंटरफेयर कर दिया किसके साथ? नेचुरल इकोसिस्टम के साथ। जो प्रकृति है उसके साथ हमने काफी हद तक छेड़छाड़ कर दी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। एग्री है इस बात से? किया है क्या हमने ऐसा? बोलो, करा है क्या? रिवर्स को गंदा कर दिया, माउंटेन, इन सबको तोड़ फोड़ के हमने हमारे लिए सबको खराब कर दिया है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो द मेन मेड प्रोडक्ट pollution is greatly influence the quality of environment। हमने जो पोल्यूशन किया उसने सारी क्वालिटी को बिगाड़ दिया है, और उसमें कई तरीके के फैक्टर है, कई तरीके की गैस है, कई तरीके के वेस्टेज है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के बात ये है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि पोल्यूशन इज दस ए काइंड ऑफ इंटरफेरेंस टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। हमने इस तरीके से इंटरफेयर किया कि एनवायरमेंट की क्वालिटी को बिगाड़ दिया है। बोलिए, एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, कंट्रोल तो अब कई चीजें ऐसी है जो कंट्रोल हो सकती है, कई चीजें ऐसी है जो कंट्रोल नहीं हो सकती। पर कबाड़ा तो किया ही है ना हमने। हमारे मोबाइल है, इतनी रेडिएशन छोड़ते हैं इतनी रेडिएशन इनसे होती है कि सारे पशु पक्षी सबको नुकसान हो रहा है उससे। पर हमें तो नेटवर्क अच्छा चाहिए ना, वीडियो बढ़िया चलना चाहिए। तो इसलिए हमने हमारे लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी फैसिलिटीज के लिए एनवायरनमेंट की बैंड बजा रखी है। वो ये हमें इतने बड़े पैराग्राफ में समझाना चाहता है। समझ गए? ओके, आगे लिखा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कई तरीके के पॉल्यूशन जनरेट करती है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, रेडिएशन, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन। ये सारी चीजें हैं जो नुकसान कर रही हैं किन किन को? वाइल्ड लाइफ को, डिप्लेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हवा नेचुरल रिसोर्स है, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, तो इन सबको कंटेमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ओजोन लेयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारे नुकसान हमें हो रहे हैं। ओके, आगे फिर से पॉल्यूशन को कुछ अलग टर्म्स में समझाया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या समझाया गया है। देखिए, पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, ये काट देना आप, ये हेडिंग है। पहला कह रहा है पॉल्यूशन एज एनी अल्टरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज होता है तो हम उसे पॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन एज ए डैमेज टू मैन, ऐसा कोई भी काम जो इंसान को नुकसान दे रहा है उसे हम पॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन एज इंटरफेरेंस विद द अदर यूज ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के जो दूसरे यूज थे, जैसे कि पशु पक्षी किसी चीज को काम में लेते थे, हमने उसको ऐसा कर दिया कि अब वो उनके काम की नहीं रही। नदियों का पानी लोग खाने पीने के काम में लेते थे, हमने उसको ऐसा कर दिया कि वो पीने लायक नहीं रहा। तो ऐसा हमने कोई इन्फ्लुएंस कर दिया
जो इन्वायरमेंट के दूसरे यूज को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सीडिंग द एसिमिलेटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की जितनी बोल सकते हैं हम पावर थी ना, हमने उस पावर को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है पॉल्यूशन को लेकर, क्लियर है। तो सारी जनरल बातें हैं, जस्ट लाइक स्टोरी, आप इनको जब पढ़ेंगे तो आपको हर बात समझ में आती रहेगी। अब बताया गया है कि पॉपुलेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता, जैसे आप देखेंगे हर शहर में पॉपुलेशन एक जैसा नहीं होता, दिल्ली में ज्यादा है, ठीक है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो कुछ स्टेट में ज्यादा है, कुछ में कम। उनके कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला बोला गया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, जिस जगह पे लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। जो घनत्व है 1 किलोमीटर में रहने वाले लोग, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, उससे इनकम स्टेटस उनका कैसा है, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीजों से इफेक्ट पड़ता है। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे कितनी काम में आती है, एक स्टेट ऐसा जहाँ पे रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा होती है, एक स्टेट ऐसा जहाँ पे रिसाइकलिंग होती नहीं है। तो जहाँ नहीं होती वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जहाँ पे होती है वहां पे पॉल्यूशन कम होगा। तो ये लेवल के डिसाइड करने का तरीका है, या लेवल डिसाइड करने के मेजर्स हैं अलग अलग जगह पे पॉल्यूशन के, ओके। अब कौन कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे लिख के दे रखे हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपर्ट हो पहले से इस मामले में, ठीक है। तो पहला क्या कह रखा है, एयर पॉल्यूशन। दूसरा क्या कह रखा है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, स्मेल, थर्मल, विजुअल, क्लाइमेट, रेडिएशन, सॉइल, ये सारे पॉल्यूशन जनरेट होते हैं। तो इस सब पे आपको एक नोट लिख देना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक। अगर पूछा जाए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल ऑडिट पे बताओ, तो आपको इन सब चीजों को चेक करना है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है वो चीजें पता करनी है। बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर है कहानी। अंतिमा, चित्रंजन, हरीश, दक्षिता, सृष्टि, स्नेहा, गुंजन, साक्षी, गौरांग, यश, दीपक, सोनाली, इतने लोग हैं पर जवाब किसी का नहीं आता। हाँ, दक्षिता ने सबसे पहले कर दिया, स्नेहा। तुम्हारी क्लासेस टिकटॉक पे लेनी पड़ेगी तब जवाब दोगे तुम। चलिए, अच्छा ये बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। बैन चाइना आइटम, भैया मेरे करने से बैन थोड़ी होंगे, मैं तो चलाता भी नहीं हूँ टिकटॉक, मेरी तरफ से तो बैन ही है। बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। बहुत सारे होते हैं। एचआर होता है, एचआर हम पढ़ चुके हैं, एचआर होता है, एचआर पढ़ चुके हैं। और कौन कौन सा होता है, प्रोडक्शन होता है, वेरी गुड, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, ठीक है, मार्केटिंग भी होता है, ठीक है, फाइनेंस भी होता है, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, मार्केटिंग में आ गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का ही पार्ट है, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, ठीक है, आफ्टर सेल्स मतलब सपोर्ट सर्विसेज का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, यस, आईटी डिपार्टमेंट होता है, ओके ओके। तो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इनमें से कुछ डिपार्टमेंट का इवोल्यूशन तो हम कर चुके हैं, और बाकी जो बच गए कुछ डिपार्टमेंट, उनका इवोल्यूशन अभी अभी हमें करना है।
अब इसमें देखिए बताने लायक या समझने लायक कोई बात नहीं है, दो दो लाइन का आंसर है। सबसे पहले आपको दे रखा है परचेज मैनेजमेंट। तो भाई परचेज मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे आप, कि जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो सही रेट पे और सही वक्त पे हो रहा है, ना तो उसकी वजह से काम रुक रहा है हमारा और ना ही हमें ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। अगर ये बात पता लगा ले तो हो गया काम। या आपको बोला जाए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताओ, तो आप क्या चेक करेंगे कि वो जो रॉ मटेरियल है वो टाइमली रिक्वायर कर रहा है और सही रेट पे और सही टाइम पे एक्वायर कर रहा है, दैट्स इट। अगर ये बात पूरी होती है तो अच्छा काम है, और नहीं होती है तो सही से काम नहीं हो रहा है। सही है। परचेज डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। अभी ऊपर हम डिटेल में इसको पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी देखना चाहो तो वही बात है कि ऐसी कंडीशन बनाना जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। बेस्ट परफॉर्मेंस कब देंगे, जब आप उनकी ट्रेनिंग देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उन पे एफिशिएंसी लाएंगे, ठीक है, तो वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन करना है तो क्या करेंगे भाई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन कैसे होता है। प्रोडक्शन का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, यही काम होता है। तो टर्न आउट फिनिश गुड्स ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी बाय मेकिंग एन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बोल सकता हूँ मैं, मेन मशीन सर्विसेज। मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है बाय यूजिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड कन्वर्ट करना बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें देख करना है रिगार्डिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें भी बहुत सी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, इट इज रियलाइज दैट सम व्हाट डिफरेंट टेक्निक एंड अप्रोचेज आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑडिट to research and development activity, such as separate area involved dealing with the creative peoples not falling into the predictable pattern। मतलब आप कुछ ऐसे काम करें जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, मतलब आप कुछ नया खोजें और उसके हिसाब से काम करें। तो आपको देखना है कि कंपनी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ रिसर्च कर रही है और कुछ ना कुछ नया डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हाँ, तब तो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अच्छा है, अदरवाइज उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट अच्छा नहीं है। तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए आपको ये देखना है कि वो किस तरीके की रिसर्च कर रहे हैं और लास्ट कुछ टाइम में उन्होंने क्या क्या चेंज किए हैं रिसेंटली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे चल लेते हैं मार्केटिंग ऑडिट। अब मार्केटिंग ऑडिट में क्या आता है कि हमारी सेल कैसे बढ़े, हम हमारे एडवर्टीजमेंट कैसे करें एक्सेट्रा, वो सारी बातें यहाँ पे कवर होती हैं। तो मार्केटिंग ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट सारे ही इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। ऑफ इंटायर मार्केटिंग एफर्ट्स, हम जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं उन सब का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है कि हमारे एफर्ट्स कहीं यूजलेस तो नहीं है, उनका हमें फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चीजें हमें इवेल्युएट करनी है जो कि मार्केटिंग ऑडिट का पार्ट बनेगी, ठीक है। मार्केटिंग ऑडिट में ही आगे कुछ बातें और की गई है। तो क्या बोला गया है, एसेंशियल फीचर ऑफ मार्केटिंग ऑडिट। मार्केटिंग ऑडिट में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला कि मार्केटिंग ऑडिट को एक बार नहीं होनी चाहिए, ये कुछ ना कुछ समय अंतराल पे होती रहनी चाहिए। कैरिड आउट पीरियोडिकली एट रेगुलर इंटरवल।
क्योंकि मार्केटिंग कोई वन टाइम काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस काम है, तो इसलिए इसकी ऑडिट भी कंटिन्यूअसली होती रहनी चाहिए। ठीक है, ये जो ऑडिट होगी ये मार्केटिंग प्लेस को भी कवर करेगी और कंट्रोल। ठीक है, जो मार्केटिंग हमारी जगह है, मार्केटिंग करने का तरीका है, मार्केटिंग में जो हमारे कंट्रोल्स हैं, उन सबको भी चेक भी करेगी और उनको इवेल्युएट भी करने का काम इसमें होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कह रहा है इट कवर्स द अप्रेजल ऑफ इंटायर सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। हमारा जो टोटल पॉलिसी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक पॉलिसी है मार्केटिंग की, उस पूरे के ऊपर ही अपना कमेंट करेगा, पूरे के ऊपर अपनी राय देंगे कि हमारी पॉलिसी अच्छी है, बुरी है, कैसी है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है पहले, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है, छोटे छोटे फंक्शंस की जो ऑडिट बताइए वो क्लियर है। ओके, अब मार्केटिंग ऑडिट में दो तरीके के पैटर्न बताए गए हैं आपको, जिसमें एक वर्टिकल बोला गया और एक हॉरिजॉन्टल बोला गया है। हॉरिजॉन्टल के अंदर जनरली हम सारे पार्ट कवर कर लेते हैं, कवर ए मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑडिट एंड इवेल्युएट टोटल अप्रेजल। मतलब हॉरिजॉन्टल में हम एज ए होल लेके चलते हैं, मतलब ज्यादातर एक्टिविटी को कवर करके चलते हैं, जबकि वर्टिकल के अंदर हम कुछ ही एक्टिविटी को या सिंगल आइटम को लेके चलते हैं। ठीक है, सब चीजों को चेक ना करके हम किसी एक पॉलिसी को चेक करते हैं या एक तरीके को चेक करते हैं, तो वो हमारे लिए वर्टिकल ऑडिट हो जाती है। एक एक करके चेक करें और सबको साथ लेके चले तो वो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल ऑडिट हो जाती है। ठीक है, मार्केटिंग ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है, तो पहला तो बोला गया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग के, आप मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, व्हाई, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कि हम हमारा माल ज्यादा बेचना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, हम मार्केट शेयर ज्यादा एक्वायर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, वो क्लियरली डिसाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना, कल ही किसी का एक स्टेटस पढ़ा था मैंने ठीक है, अपने एक स्टूडेंट ने लगा रखा था स्टेटस कि बिना प्लानिंग के कोई भी जो गोल होता है, बिना प्लानिंग के, ए गोल विदाउट प्लानिंग इज ओनली ए विश। आपने कुछ डिसाइड किया कि ये करना है पर उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की, तो वो आपकी एक विश ही है। ठीक है, आप उसको बस चाहते हैं, पूरा नहीं करना चाहते। तो ए गोल विदाउट प्लानिंग इज ओनली ए विश। ठीक है, the auditor should carried out an appraisal for the program which the company has laid down for achieving the objective। पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुए, फिर ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है, कंपनी ने जो प्रोग्राम बनाया है उसका अप्रेजल किया जाएगा, मतलब उसको चेक किया जाएगा कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं है। ठीक है, ऑडिटर विल टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। कंपनी ने इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट किया है, उस चीज को भी ऑडिटर इंश्योर करेगा कि प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। और उसके बाद अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई प्लान दूसरा बनना चाहिए, तो वो नया मार्केट प्लान बनाने में मदद करेगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं रिकमेंडेशन, कि आपने जो ऑब्जेक्टिव, देखो ऐसा मैं समझा देता हूँ दोबारा, कि पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, फिर प्रोग्राम को देखा कि वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव है क्या, फिर उस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, और अगर सही नहीं हुआ है तो क्या चेंज करनी चाहिए और नए प्लान में क्या होना चाहिए, ये सारी बातें ऑडिटर आपको बता देगा। ये काम ऑडिटर करेगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आज का सेकंड लास्ट फंक्शन है सेल्स मैनेजमेंट, सेल डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट की बातें कर रहे हैं ना, तो सेल्स की भी कर लेते हैं। सेल डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके जो कस्टमर है, जो आपके कस्टमर हैं उनको मेंटेन करना और बनाए रखना।
नए कस्टमर को ऐड करना और जो पुराने कस्टमर हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है। और मार्केट में आपकी जो पोजीशन है उसको बनाए रखना। जैसे आप मान लीजिए आप कहते हैं कि हम इंडिया फर्स्ट लीडिंग कंपनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उसमें फर्स्ट बने रहें, ये काम सेल्स मैनेजमेंट का है। ओके, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए भी बोला गया है कि ऑडिटर कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब वो इसका इवैल्यूएशन कर रहा होगा ऑडिटर, तो उसको ये पॉइंट कंसीडर करने हैं। पहला, कस्टमर सर्विस गोल। आपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए क्या गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं, किस तरीके की सर्विस आप अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए कस्टमर को सही टाइम पे सही माल अवेलेबल करवाने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट होना जरूरी है। हर टाइम आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग प्लान, जो आपके डिलीवरी चैनल्स हैं, ठीक है, जो आपके डिलीवरी बॉय हैं या डिलीवरी पार्टनर हैं, उसको समझेंगे, उसको चेक करेंगे। MIS, जो आपको रिपोर्ट बना के देता है, OMS में पढ़ा होगा आपने, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कैसा इंप्लीमेंट कर रखा है आपने। और अलोकेशन ऑफ वर्क एक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस एंड डिस्चार्जिंग द फंक्शंस, आप अपने काम किस तरीके से बांटते हैं और किस तरीके से उनको डिस्चार्ज करते हैं, ये भी हमें इंश्योर करना होगा। ऑडिटर का काम ये है इन सब बातों को इंश्योर करना। ओके, और ये सब चीजें चेक करने के लिए वो चेकलिस्ट बना सकता है या कुछ क्वेश्चनरी बना सकता है, ठीक है, जिसके अंदर वो लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवा जा रही है, कैपेसिटी कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास कितनी कैपेसिटी है, स्टेजिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जो लेवल्स हैं डिफरेंट, जैसे आप पढ़ते हो ना, रीऑर्डर लेवल, स्टॉक लेवल या EOQ वगैरह, वो सब डिसाइड करने का। और ट्रांसपोर्टेशन मोड मिक्स, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो किस ट्रांसपोर्टेशन को कहाँ पे काम लिया जाता है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा है ना OMS में, ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन सा काम किससे करवाया जाना चाहिए ताकि कम कॉस्ट में हो जाए। तो उन सब चीजों को यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा है। लो जी, यहाँ तक बता दो, कोई डाउट है तो। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्ट कर दिया है, जितना इजी लैंग्वेज हो सकती थी उतनी इजी लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट कर दिया है। इससे शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के कहीं नहीं मिल सकते आपको। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ओके, इस चैप्टर की एक क्लास और बची है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी तक कॉस्ट ऑडिट में आपका ऑलमोस्ट सब हो चुका है, रेशियो को छोड़ के। ये चैप्टर जो कल पूरा हो जाएगा, फिर एक रेशियो वाला चैप्टर बचेगा। तो यहां तक कॉस्ट ऑडिट कैसी लगी, एक बार ये बता दो। यहां तक कॉस्ट ऑडिट कैसी लगी है? अभी तक जितना पढ़ लिया, ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ लिया है, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के। तो यहां तक कॉस्ट ऑडिट कैसी लगी है? इजी, एवरेज और हार्ड, 3 पॉइंट। इजी, एवरेज और हार्ड। easy and short, okay. Average, 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 एवरेज। स्टूडेंट लाइफ में कोई चीज इजी लगती नहीं, आई थिंक, है ना?